हाय फ्रेंड्स। आपका ये दोस्त दिवेश एक बार फिर आपके साथ है, कहानी लेके, थोड़ी सी जनरल नॉलेज लेके। और उम्मीद है अब तक आप लोग एक नए फॉर्मेट से वाकिफ़ हो गए होंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये शिकायत होती थी कि उनका ये व्हाट्सएप मैसेज डाउनलोड ही नहीं होता है, डाउनलोड नहीं हो पाता है, तो देख नहीं पाते तो उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो फिर ये लिंक अब हम आपको भेज देते हैं, और इस लिंक पे आप हमारी स्टोरी देखिए। वहाँ पे हमें, अगर आपको अच्छी लगती है तो उसकी तारीफ़ करिए, अच्छी नहीं लगती है तो कहिए कि भाई ये इस वजह से अच्छी नहीं लगी और मुझे इस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव तो मुझे करना ही है, आप कहें या ना कहें। कहेंगे तो थैंक यू वेरी मच, नहीं कहेंगे तो भी थैंक यू वेरी मच, क्योंकि जब भगवान एक रास्ता बंद कर देता है तो कई रास्ते खोल देता है। मैं दूसरे दरवाज़ों पे जाऊंगा फीडबैक लेने के लिए। ओके। तो आज का दिन इंटरनेशनल लेबर डे कहलाया जाता है, मे डे कहलाया जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस का ही एक हिस्सा है, उसने आज के दिन को लेबरर्स के लिए, मजदूर तबके के लिए डेडिकेट किया है। और कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में आज के दिन छुट्टी हुआ करती है, इंडिया में नहीं होती। इंडिया कम्युनिस्ट कंट्री तो नहीं है, चाइना में होती है, ओके, रशिया में भी होती है। तो इंटरनेशनल लेबर डे, मे डे, 1 मई को करा जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है। लेकिन हमारे लिए हिंदुस्तान में, इंडिया में इसका एक और इम्पॉर्टेंस है इसकी। वो इम्पॉर्टेंस ये है कि आपको पता है कि इंडिया में जो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था इंडिपेंडेंस के बाद, वो किया गया था लिंग्विस्टिक बेसिस पे। भाषा कहाँ पे कौन सी बोली जाती है, तो तमिल भाषी लोगों के लिए तमिलनाडु हुआ, और तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश हुआ, मलयालम भाषी लोगों के लिए केरला हुआ, तो बंगाली भाषी लोगों के लिए वेस्ट बंगाल हुआ। तो इस तरह से हमारा हुआ। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, जिसके अंतर्गत 4 भाषाएं बोलने वाले लोग थे: मराठी, कोंकणी, कच्छी और गुजराती। तो जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 1960 में, 25 अप्रैल को ये एक्ट बना, 25 अप्रैल 1960 को, और 1 मई 1960 को ये एनेक्ट हो गया, लागू हो गया। तो इसमें गुजराती और कच्छी बोलने वालों के लिए गुजरात सूबा, गुजरात स्टेट हो गई, और मराठी और कोंकणी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र स्टेट हो गई। तो 2 सूबों में, 2 स्टेट्स में, 2 राज्यों में इसको विभाजित कर दिया गया। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इसको जानना। तो महाराष्ट्र और गुजरात में इस वजह से छुट्टी होती है, इस वजह से नहीं होती कि हम इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके। तो ये 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आज की कहानी थोड़ा सा विचित्र है। देखिए, झूठ 3 तरह के होते हैं। लाइज आर ऑफ 3 टाइप्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओकेजनल लायर्स होते हैं, कभी कभी झूठ बोल देते हैं। ओकेजनल मतलब इक्का दुक्का टाइम पे, जब उनको लगे कि इससे हमारा थोड़ा फ़ायदा होगा या कोई और वजह। दूसरे होते हैं हैबिचुअल लायर्स। वो 2 4 बार, 5 बार दिन में झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे। और तीसरे होते हैं कंपल्सिव लायर्स। तो कंपल्सिव लायर्स ऐसे हैं कि अगर आप उनको राइट हैंड से आते हुए देख रहे हैं, और आपने कहा क्या भैया स्टेशन की तरफ से आ रहे हो क्या, तो कहेंगे नहीं नहीं, मैं तो बस स्टॉप की तरफ से आ रहा हूँ, जो कि लेफ्ट में है। भले ही सुबह 2 बार ब्रेकफास्ट कर चुके हों, एक बार सुबह 7 बजे, दूसरी बार 9 बजे, लेकिन ऑफिस में कोई पूछेगा, अरे यू हैड योर ब्रेकफास्ट? नहीं नहीं नहीं, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। इससे उनको कोई फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन उनके मुंह से हमेशा झूठ ही निकलता है। तो हमें किस तरह का लायर होना चाहिए? कंपल्सिव लाइंग तो सिकनेस है, एक बीमारी है। हैबिचुअल लाइंग ऑल्सो कैन पुट अस इनटू सीरियस ट्रबल। और तीसरा हो गया ओकेजनल लायर। तो शायद ही मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति देखा हो जिसने आज तक झूठ ना बोला हो कभी भी अपनी ज़िंदगी में। तो देखिए, इक्का दुक्का बार तो हम झूठ बोलते हैं, चाहे हम अपना फ़ायदा देखते हों या किसी की जान बचाने के लिए, किसी का नुकसान ना हो इसलिए हम बोल देते हों। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई आदमी जिसके पीछे गुंडे पड़े हुए हों और वो भाग के आपके घर में छुप जाए, और 2 पीछे से गुंडे आएँ और कहें कि कहाँ छुपा हुआ है आदमी, क्या इधर आया था, तुमने देखा था? तो आपके लिए सच बोलना ज़रूरी है, उसकी जान बचाना ज़रूरी है? उसकी जान बचाना ज़रूरी है। तो आइए हम एक कहानी सुनते हैं आज सच्चाई के ऊपर। आगे बढ़ें? ठीक है।
हमारे देश की जो प्रथाएं हैं उसके हिसाब से पूरे युगों को चार में बांटा गया है। सबसे पहले आया था सत्य युग या सतयुग जिसे कहते हैं, ओके, जिसमें विष्णु थे। फिर आया त्रेता युग, ओके, जिसमें राम का जन्म हुआ था। फिर आया द्वापर जिसमें कृष्ण का जन्म हुआ था। और फिर जिसमें अब हम ठहरे हैं वो कलयुग, ओके, नहीं कोरोना युग नहीं, कलयुग, ओके। तो सत्ययुग या सतयुग में एक बहुत ही बड़े राजा हमारे देश के काफ़ी बड़े हिस्से में राज्य करते थे और उनका नाम था हरिश्चंद्र, महाराजा हरिश्चंद्र। तो उनके बारे में फेमस था कि वो कभी भी असत्य नहीं बोलते थे। उन दिनों असत्य बोला भी नहीं जाता था। असत्य बोलना मतलब वो एक किसी भी पाप की लिमिट हो गई कि आपने झूठ बोल दिया। तो उनका इतना बड़प्पन नाम सब देख के देवताओं में भी तहलका मच गया कि ये तो बड़ा गलत है यार, तो हमसे भी सुपीरियर लेवल का एक इंसान पृथ्वी पर राज्य कर रहा है। तो उन्होंने कहा चलो परीक्षा लेते हैं। तो देवराज इंद्र तो ऐसे मामलों में बड़े होशियार थे और वो ऋषि का वेश धर के नीचे आ गए। और जब आए ऋषि का वेश धर के महाराजा के दरबार में, तो महाराजा ने उनको बड़े प्यार से, सत्कार से, सम्मान से बिठाया और कहा बैठिए मुनिवर, कैसे आना हुआ? आप कहते मैं आपके जंगल में आपकी कुटिया में आ जाता, आपने क्यों तकलीफ़ की? कहने लगे नहीं राजन, जो बात कहनी है वो यहीं आके हो सकती थी, तो मेरी कुटिया में मेरे जंगल में आते तो बात नहीं हो पाती। तो राजा ने खाना आना खिलाया, भोजन करा। आप कहा बताइए क्या बात है? तो कहने लगे मैंने रात में एक सपना देखा था। तो महाराजा हरिश्चंद्र बोले जी बताएं, आगे कहें। तो उस सपने में तुमने मुझे अपना सारा राजपाट दे दिया था, दान कर दिया था। अब देखिए बात सपने की है, कोई रियल कोई कमिटमेंट जैसा ऐसा नहीं है। लेकिन महाराजा हरिश्चंद्र ने कहा अगर आप ऐसा कहते हैं मुनिवर कि मैंने आपको अपना राजपाट दान कर दिया, तो दान कर दिया होगा बिल्कुल। तो फिर मुनि बोले भाई फिर अब देर किस बात की है, छोड़ो ये राजगद्दी से उठो। तो महाराज ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। अगर मैंने ऐसा आपके स्वप्न में आपको कमिट किया है तो फिर तो मेरा इस राजपाट पे, साम्राज्य पे कोई अधिकार नहीं, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। और तो मुनि ने कहा जाओगे कहाँ? तो उसने कहा नहीं, कहीं शहर के बाहर जंगल में अपने अपनी पत्नी और बच्चे को लेके। कहने लगे जंगल में? वो जंगल भी तो मेरा ही है। इस राज्य में थोड़ी अब तुम रह सकते हो, राज्य तो तुमने दान कर दिया, क्या दान दी हुई चीज़ वापस लोगे? अगर ऐसा है तो मैं चलता हूँ फिर तो सारी बात ही खत्म हो गई, फिर तो तुम अपने बात से मुकर गए। अब देखिए बात सपने की है और फिर भी महाराजा ने कहा गलती हो गई, मैंने ऐसा सोचा नहीं था इस तरह से, तो मैं इस राज्य को ही छोड़ दूंगा। तो जाने लगे। तो कहने लगे ये कपड़े अपड़े सब जेवर सब कुछ ये लेके जाओगे क्या? तो उन्होंने कहा नहीं ये कुछ नहीं लेके जाऊंगा। खुद उनकी पत्नी थी तारा और उनका पुत्र था एक रोहित, 8-9 साल का बालक। और ये तीनों लोग अपना भिखारियों का सा वेश बना के, जो मुनि ने आज्ञा दी थी, वो वही कपड़े पहन के नंगे पैर 50 किलोमीटर चल दिए। और चलने के बाद में जहाँ पे राज्य की सीमा ख़त्म हो गई उसके बाहर एक गांव में चले गए। अब देखिए इनके ऊपर तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें। महारानी ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया था कि जो इनको एकदम से नौकरी मिल जाती। अब ना महाराजा को एकदम से भूख तो लग रही थी, कमाना था, बिना कमाए खाना तो असत्य हो जाता। देखिए सत्य की परिभाषा कितनी बड़ी, बिना कमाए आप खा नहीं सकते, ये भी असत्य है। तो नौकरी किसके यहाँ करी? जहाँ पे ये होते हैं ना, शमशान गृह होता है, तो जहाँ पे चिताएं जलाई जाती हैं, तो वहाँ पे जो आदमी चिता जलाता है, तो वो नौकरी मिली इनको। उसको उन दिनों डोम कहा जाता था, तो डोम की नौकरी मिली। और जो तारा थी इनको बर्तन मांजने की, जिसे कहते हैं ना मेड की नौकरी मिली, एक घर में, एक साधारण से घर में। और बच्चा जो है वहीं खेलता रहता था 8-9 साल का। अचानक से बच्चे को एक दिन सांप ने काट लिया। अब सांप ने काट लिया तो सांप तो का जहर तो ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे जो हैं बच नहीं पाते थे, तो बच्चा था, इसकी डेथ हो गई। अब
तारा जो हैं बच्चे को अपनी बाहों में लेके, गोद में लेके शमशान घाट आई, 9-10 साल का बच्चा, और आई और कहने लगी कि इसका दाह संस्कार करिए। तो वहाँ पे महाराजा हरिश्चंद्र थे। तो महाराजा हरिश्चंद्र ने पहचान लिया, थोड़ा दुखी हुए, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। दूसरी सच्चाई ये है, अपने कर्तव्य से विमुख होना, ये भी एक झूठ है। अगर आपका ये नहीं, आप सोचिए कि आप सिर्फ सच बोल रहे हैं, हाँ क्या नाश्ता किया, हाँ किया, तो बस आपने अपने सारी सच्चाई हो गई। नहीं, अगर आप कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं तो भी आप असत्य हैं। ओके, तो ज़्यादा देर तो नहीं रो पाते, क्योंकि कर्तव्य से विमुख हो जाते, कर्तव्य का पालन नहीं हो पाता। अपने आंसू पी गए और कहने लगे ठीक है जलाते हैं, लकड़ियाँ रखने लगे। तो कहने लगे महारानी से, भाई देने के लिए तुम्हारे पास क्या है, इसकी तो फीस लगती है, मैं तो यहाँ पे एक नौकर हूँ, मेरे जो मालिक हैं वो कह के गए हैं कि बिना फीस लिए तो कुछ, बिना पैसे लिए किसी का दाह संस्कार भी नहीं करना। तो कहने लगी कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये फटी हुई एक साड़ी है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अगर कुछ नहीं है तो इसमें से आधी साड़ी दो। अब वो स्त्री, भारतीय स्त्री, वो कैसे आधी साड़ी दे, लेकिन बच्चे के दाह संस्कार की बात थी, तो एक तरफ अपनी लज्जा और दूसरी तरफ बच्चे का प्यार, तो जो है साड़ी ऐसे फाड़ने लगी। मतलब साड़ी अगर दे देती तो शायद उनके पास, तारा के पास, अपना शरीर छुपाने के लिए भी कपड़ा बचता नहीं शरीर के ऊपर। लेकिन माने नहीं राजा हरिश्चंद्र, माने नहीं बिल्कुल। उन्होंने कहा नहीं, मगर मैं ऐसे ही अपना पुत्र मान के इसका दाह संस्कार कर देता हूँ तो मैं असत्य का भागी होऊंगा और मैं असत्य पे नहीं जा सकता। ओके, तो जैसे ही वो अपनी साड़ी फाड़ने लगी, सारे देवता प्रकट हो गए और कहने लगे कि जब तक ये संसार रहेगा, जब तक इंसान या कोई भी जीवित प्राणी रहेगा, तब तक महाराजा हरिश्चंद्र तुम्हारा नाम रहेगा। और ये आपकी परीक्षा थी, इस परीक्षा में भी आप पास हो गए। आप पुत्र के आगे भी आपने अपना वो नहीं छोड़ा, सत्य नहीं छोड़ा, और पत्नी की लज्जा के आगे भी आपने अपना सत्य नहीं छोड़ा। आपसे बड़ा सत्य बोलने वाला, सत्य के मार्ग पे चलने वाला ना तो कभी पैदा हुआ देवताओं, दानवों और इंसानों में, ना कभी पैदा होगा देवताओं, दानवों और असुरों में, इंसानों में, किसी भी उसमें पैदा नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे एक और बात कहता हूँ। मेरे दादाजी को, परदादाजी को कितने लोग जानते हैं, परदादाजी से ऊपर तो मैं भी उनका नाम नहीं जानता हूँ। फिर उससे 1-2 पीढ़ी और ऊपर तो शायद कोई चांस ही नहीं है। ओके, मैं अगर किसी से पूछूं भी अपने गांव में जाके, वो भी नहीं बता पाएंगे। इसी तरह से आपके यहाँ है, 2-3-4 पीढ़ी तक तो जानते हैं, उसके आगे बहुत से ऐसे राजघराने हैं या पॉलिटिकल घराने हैं जहाँ पे हम 5-7-6 पीढ़ियों को जानते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं जानते ना। क्यों? महाराजा हरिश्चंद्र को जानते हैं आज भी। वो तो 20,000-15,000 साल पहले पैदा हुए थे, सिर्फ इसी गुण की वजह से। ठीक है, हम आज जहाँ छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे स्वार्थों में झूठ बोल देते हैं। हमारी माँ हमसे पूछती, बेटा क्या कर रहे हो, हम कहते हैं हम पढ़ रहे हैं, हम मैसेज भेज रहे होते हैं। कहाँ गए थे? नहीं, मैं तो अपनी सहेली से मिलने, बुक्स लेने गई थी। हम गए होते हैं चाट खाने के लिए। क्या हमारे अंदर इतना साहस नहीं होता कि हम हर बार सच बोल सकें? कि हम इतने कमज़ोर हैं कि ज़रा ज़रा सी बात पे हम झूठ बोलते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से बचने के लिए हम झूठ बोल जाते हैं। कब तक चलेगा? जब हमारी बुनियाद, हमारी फाउंडेशन झूठ पे टिकी है, तो वो मकान कब तक सलामत रहेगा? और इसीलिए आप देखते हैं कि हम बहुत जल्दी डिप्रेशन, जिसे अवसाद कहते हैं हिंदी में, डिप्रेशन में आ जाते हैं। बहुत जल्दी हमारा पेशेंस, हमारा टॉलरेंस ख़त्म हो जाता है। 40s में आते ही हम शुगर, हाइपरटेंशन, इन सब के मरीज बन के बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारी फाउंडेशन ठीक नहीं है। मैं आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कंपल्सिव लायर तो छोड़ ही दीजिए, हैबिचुअल लायर बनने की भी बात कभी सोचिएगा मत। और ओकेजनल लायर भी कोई अच्छी बात नहीं। ओकेजनली सच बोल के तो देखिए।
फिर आप हैबिचुअल सच बोलने वाले बन जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब आप कंपल्सिव सच बोलने वाले बन जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। सच्चे बनो।